नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल अनटोल्ड मडोना में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुंबई की भीड़भाड़ में एक ऐसी बस्ती थी जहां जिंदगी हर दिन पेट की लड़ाई लड़ती थी। बाइका चाल की तंग गलियां, झोपड़पट्टी के बीचों बीच बने छोटे छोटे कमरे और हर कोने में पसीने और मेहनत की गंध। वहीं 1955 के आसपास एक मराठी परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, अरुण गुलाब गवली। पिता स्थानीय मिल में काम करते थे, माँ घर संभालती थी। गरीबी की जड़ें इतनी गहरी थी कि बचपन ने कभी खेलना नहीं सीखा, बस देखा सीखा भूख, तंगहाली और जुल्म। अरुण बचपन से चुप रहने वाला लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे भीतर कोई तूफान दबा हो। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। 8वीं के बाद स्कूल छूट गया और वह भी अपने पिता की तरह मिल में काम करने लगा। पर मिलों का दौर अब ढलान पर था। मजदूरों की हड़तालें, कंपनियों की बंदी और बेरोजगारी ने पूरे मुंबई को झकझोर दिया। यही वह वक्त था जब अरुण के जीवन की दिशा बदलने लगी। सन 1970 के दशक में जब मुंबई धीरे धीरे बॉम्बे बन रही थी, तब अंडरवर्ल्ड भी पनप रहा था। उस समय हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन जैसे नाम शहर की गली गली में खूब खपरी आए थे। अरुण, जो मिल बंद होने के कारण बेरोजगार हो चुका था, ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। बिजली चोरी, जुए के अड्डों की रखवाली और स्थानीय नेताओं के लिए डर दिखाने का ठेका। धीरे धीरे उसने इलाके के लोगों पर असर जमाना शुरू किया। वह जरूरतमंदों की मदद करता, गरीबों को पैसे देता और साथ ही दबंगई से अपना नाम बनाता। अब लोग उसे अरुण भाई कहने लगे। 1974-75 के आसपास उसने पहली बार एक स्थानीय झगड़े में चाकू उठाया। यही वह मोड़ था जिसने उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया। पहले वाला मासूम अरुण खत्म हो चुका था और नया अरुण पैदा हुआ, जो अब अपनी ताकत आजमाने से नहीं डरता था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उस दौर में एक नई लहर उठ रही थी, दाऊद इब्राहिम का उभार। पुलिस विभाग में रिश्वत, राजनीति में अपराधियों का दखल और गिरोहों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने एक नए दौर की नींव रख दी थी। इसी समय अरुण गवली ने भाई खला कंपनी में शामिल होकर छोटे अपराधों की दुनिया में कदम रख दिया। उस कंपनी का काम था वसूली करना, जमीन के झगड़े सुलझाना और अपने इलाकों पर कब्जा बनाए रखना। लेकिन अरुण सिर्फ किसी गिरोह का सदस्य बनकर नहीं रहना चाहता था। उसमें एक अलग किस्म की आग थी। वह खुद नेता बनना चाहता था और यही महत्वाकांक्षा उसे 1980 के दशक में एक खतरनाक मोड़ पर ले आई। उसके साथी बने भाऊ ठाकुर, दत्ता शेट्टी और भास्कर सेवले जैसे युवा जो समाज के हाशिए पर जी रहे थे। उन्होंने मिलकर बाइका चाल गैंग बना डाली। इस गैंग ने जल्दी ही मुंबई की मिल इलाकों में अपनी दहशत कायम कर ली। वे रातों रात नाम और डर दोनों कमाने लगे। पुलिस की नजरें भी अब इस नए गैंग पर टिकने लगी थी। अरुण गवली का दिमाग अलग तरीके से चलता था। वह हिंसा के साथ साथ समाज सेवा का भी नकाब पहनता था। वह गरीबों की शादियों में मदद करता, बस्ती के लोगों की समस्याएं सुलझाता और साथ ही अपने विरोधियों को डराने से नहीं चूकता था। यह दोहरा चेहरा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। सन 1981-82 में जब मुंबई के दो बड़े गैंग शब्बीर दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच युद्ध छिड़ा, तब गवली ने चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत की। वह दाऊद की छाया में काम करता था। वह धीरे धीरे अपने लिए अलग रास्ता बना रहा था। पुलिस को अब उसका नाम फाइलों में मिलने लगा था। 1983-84 में उसके खिलाफ पहला बड़ा केस दर्ज हुआ, हत्या और रंगदारी का। मगर गवाह न मिलने के कारण वह बरी हो गया। यह उसके आत्मविश्वास का शुरुआती दौर था। वह अब जान चुका था कि मुंबई में डर और पैसा यही असली ताकत है। उसके घर के आसपास के लोग अब उसे डैडी कहने लगे थे, क्योंकि वह अपने इलाके के हर गरीब का रक्षक बन चुका था। मगर उसी के भीतर पड़ रहा था वह अंधेरा जो अब बेकाबू होने लगा था। 1985 तक अरुण गवली मुंबई के मिल एरिया का जाना पहचाना नाम बन चुका था। पुलिस को उसकी गतिविधियों पर नजरें रखनी पड़ गईं, लेकिन वह हर बार किसी न किसी राजनीतिक शख्सियत की शरण में चला जाता। राजनीति और अपराध का यह गठजोड़ उसके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब गवली के भीतर एक अलग कीड़ा पल चुका था। वह सिर्फ डॉन नहीं बनना चाहता था, वह सत्ता चाहता था। और यह लालच उसे मुंबई के इतिहास का सबसे हिंसक दौर में ले गया, जब उसने अपने ही पुराने साथी दाऊद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सन 1985 का मुंबई एक ऐसा शहर जो दिन में सपने बेचता था और रात में डर। भीड़भाड़ वाले बाजारों, गिरती
मिलों और जर्जर झोपड़पट्टियों के बीच अपराध का जाल इतना फैला हुआ था कि लगता था कोई भी इससे अछूता नहीं है। इसी दौर में अरुण गवली का नाम अब पुलिस के रिकॉर्ड में स्थायी तौर पर दर्ज हो चुका था। वह अब सिर्फ वसूली और जमीन विवादों तक सीमित नहीं था। उसके गिरोह के पास बंदूकें थी, कारें थी और सत्ता से रिश्ते थे। वह जान चुका था कि असली ताकत अब सिर्फ डराने में नहीं बल्कि नियंत्रण करने में है, और यही सोच उसे बाकी गैंगों से अलग बनाती थी। उधर दाऊद इब्राहिम, जो उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन चुका था, अब गवली को अपने लिए खतरा मानने लगा था। दोनों के बीच की खाई धीरे धीरे गहरी होती चली गई। शुरुआत में दोनों के बीच काम बटे हुए थे। दाऊद शहर के दक्षिण हिस्से पर हावी था, तो गवली ने मध्य मुंबई में अपनी पकड़ बना ली थी। पर सत्ता दो लोगों में टिकती नहीं। सन 1986-87 में एक वसूली के मसले पर दोनों गिरोहों के बीच पहली गोली चली। यह सिर्फ एक वारदात नहीं थी, यह आने वाले खून खराबे का संकेत थी। मुंबई पुलिस ने कई बार बीच बचाव की कोशिश की, पर अब मामला व्यक्तिगत अहंकार का बन चुका था। गवली की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके इलाके में बिना उसकी मर्जी के कोई काम नहीं हो सकता था। उसके लोगों की पहुंच हर जगह थी, ठेकेदारों से लेकर नेताओं तक। वह गरीबों को चावल दाल बांटता, मंदिरों में दान करता और साथ ही अपने दुश्मनों के नाम पर सुपारी लेता। उसके भीतर दो व्यक्ति थे, एक डैडी जो बस्ती का भगवान था और दूसरा अरुण जो मौत का फरिश्ता था। 1988 का वह साल था जब दाऊद के गिरोह ने उसके कई लोगों को मार गिराया। बदले में गवली के लोगों ने दाऊद के कई साथियों को ढेर कर दिया। मुंबई की सड़कों पर रात दिन गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। उस वक्त तक गवली के खिलाफ दर्ज मामलों की गिनती 50 से ज्यादा हो चुकी थी। हत्या, रंगदारी, हथियार रखना, धमकी देना, सब कुछ। पर अरुण गवली को पकड़ना आसान नहीं था। उसके पास जानकारी पहुंचने के अपने गुप्त रास्ते थे। कई बार पुलिस रेड से ठीक पहले वह गायब हो जाता। कहा जाता है कि उसके अपने मुखबिर पुलिस के अंदर तक फैले हुए थे। 1990 के दशक की शुरुआत तक मुंबई अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बंट चुका था। एक और दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी का साम्राज्य और दूसरी ओर अरुण गवली का टेडी गैंग। दोनों का सामना एक साथ नहीं हुआ, मगर हर गोली, हर हत्या एक दूसरे के खिलाफ संदेश थी। 1991 में जब शब्बीर शेख और उसके बाद आरिफ पठान की हत्या हुई, तो पुलिस ने शक की सुई गवली की ओर मोड़ दी, मगर साक्ष्य फिर भी न मिल सके। अरुण अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां कानून उसकी गिरफ्त में आने से पहले ही थक जाता था। फिर आया 1993 मुंबई बम धमाकों का साल। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में बैठकर वह साजिश रची जिसने शहर को हिला दिया। अरुण गवली उस समय भारत में था। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद उसका झुकाव दाऊद के खिलाफ और भी बढ़ गया। उसने अपने इलाके में दाऊद के लोगों के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। इस विरोध ने गवली को पुलिस और जनता दोनों के बीच अलग पहचान दी। अब वह देशद्रोहियों का विरोधी कहकर प्रचारित होने लगा। पर हर ताकत अपने साथ विनाश लेकर आती है। 1995-96 तक गवली के साम्राज्य में दरारें आने लगी। उसके अपने लोग बगावत करने लगे। कुछ दाऊद से जा मिले, कुछ पुलिस मुखबिर बन गए। इसी बीच गवली का नाम कुछ बड़े राजनेताओं से भी जोड़ा जाने लगा। कई नेताओं ने उसे चुनावों में स्थानीय समर्थन देने के लिए इस्तेमाल किया। वह समझ चुका था कि बंदूक से जितनी ताकत मिलती है, कुर्सी उससे कहीं ज्यादा देती है। 1997 में उसने राजनीति में कदम रखा। अखिल भारतीय सेना नाम से उसने अपना संगठन बनाया। उसके समर्थक उसे डैडी के नाम से प्रचारित करते। उसका कहना था कि अब वह गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेगा और अपराधों से तौबा करेगा, मगर हकीकत में उसकी गैंग अब भी सक्रिय थी। 1998-99 के दौरान पुलिस ने गवली के कई ठिकानों पर छापे मारे। उसके दर्जनों आदमी एनकाउंटर में मारे गए। कहा जाता है कि इस समय गवली ने खुद को बचाने के लिए अंधेरी के एक मंदिर में महीनों तक शरण ली थी, मगर उसकी गिरफ्तारी टली नहीं। सन 2000 आते आते गवली का नाम अब केवल अंडरवर्ल्ड ही नहीं बल्कि राजनीति से भी जुड़ गया था। अब वह अपराधी से नेता बन गया था। लोग कहते थे पहले गोली से डर लगता था, अब गवली की मुस्कान से। पर यह मुस्कान लंबे समय तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि आने वाला दशक उसे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां सत्ता और सजा का फासला मिट जाएगा। साल 2000 की मुंबई एक नया शतक, नई राजनीति और अंडरवर्ल्ड की नई परिभाषा। पुराने डॉन या तो मर चुके थे या जेलों में बंद थे। शहर का चेहरा बदल रहा था, लेकिन अरुण गवली अभी भी वहीं खड़ा था, उसी बाय का चाल में, उसी साय में, मगर अब उसके हाथ में बंदूक नहीं, राजनीति का झंडा था।
कहते हैं अपराध की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता राजनीति की गलियों से होकर ही जाता है। अरुण गवली ने यह रास्ता चुना। उसने अपनी अखिल भारतीय सेना को पूरी तरह राजनीतिक रूप देने की घोषणा की। उसका नारा था, गरीबों की आवाज बनेंगे, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। लोगों ने उसे अब भी डैडी कहा, वही डैडी जिसने कभी उनके बच्चों की फीस भरी थी, झोपड़पट्टी में खाना बांटा था। पर इस बार मंच के नीचे खड़े वही लोग नहीं जानते थे कि उनके नेता के अतीत की परछाइयां अभी भी पीछे चल रही थीं। वर्ष 2002 में उसने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया। मुंबई के बायका, दगड़ी चाल और आसपास के इलाकों में उसका प्रभाव ऐसा था कि कोई भी पार्टी उसके खिलाफ खुलकर नहीं उतरती थी। शिवसेना और कांग्रेस दोनों उससे दूरी बनाकर रखती थी, पर यह भी जानते थे कि गवली के वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2004 में गवली ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा और बेलगाम विधानसभा सीट बहुमत से जीत गया। मुंबई ने पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनते देखा जिसे कभी डॉन कहा जाता था। उसकी जीत ने मीडिया को हिला दिया। अखबारों ने लिखा, डॉन से विधायक तक मुंबई की सबसे विवादित कहानी। विधानसभा में वह सफेद कुर्ता और गांधी टोपी पहनकर जाता। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती जैसे किसी संत की, लेकिन अंदर का तूफान अब भी वही था। उसने विधान भवन में भी वही रूप दिखाया जो कभी दगड़ी चाल की गलियों में दिखाया करता था। मगर सत्ता का स्वाद हो मीठा और खतरनाक दोनों होता है। गवली की राजनीतिक यात्रा को ज्यादा समय नहीं लगा बिखरने में। उसकी पार्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आरोप लगने लगे कि वह राजनीति को अपनी पुरानी गैंग की सुरक्षा कवच बना रहा है। पुलिस की निगाहें फिर से उसी दिशा में मुड़ने लगी। वर्ष 2006 और 7 के दौरान कई पुराने मामलों की फाइलें फिर खोली गई। सबसे बड़ा मोड़ आया 2008 में, जब शिवसेना नेता कमलाकर जामसंतेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। पुलिस की जांच सीधे अरुण गवली के दरवाजे पर पहुंची। बताया गया कि हत्या की साजिश गवली गैंग के इशारे पर रची गई थी। गवली ने आरोपों से इनकार किया। उसने कहा, मुझ पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मैं अब अपराधी नहीं, जनसेवक हूं। लेकिन अदालत के सामने सबूत और गवाह धीरे धीरे जमा होने लगे। 2012 में लंबी सुनवाई के बाद मुंबई सत्र न्यायालय ने अरुण गवली को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अदालत ने कहा कि हत्या की साजिश में उसकी भूमिका स्पष्ट थी। जब सजा सुनाई गई तो अदालत में सन्नाटा छा गया। डैडी, जो कभी अपने इलाके का भगवान कहलाता था, अब कैदी नंबर में बदल गया था। कहा जाता है कि सजा के दिन उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे जैसे लोगों की कहानियां शहर बनाता है और वही शहर एक दिन मिटा भी देता है। उस दिन के बाद मुंबई की गलियों में जैसे किसी युग का अंत हो गया। दगड़ी चाल, जहां कभी रात दिन उसके नाम की गूंज होती थी, अब खामोश रहने लगी। उसके पुराने साथी या तो पुलिस की गोली में मारे गए या फिर राजनीति के पर्दे के पीछे खो गए। जेल के भीतर अरुण गवली ने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने धार्मिक किताबें पढ़नी शुरू की, मंदिर बनवाने की अनुमति ली और अपने आप को समाज सेवक के रूप में पेश करने लगा। कई बार खबरें आई कि वह जेल में भी अनुशासन रखता है, कैदियों की समस्याएं सुलझाने में मदद करता है। पर बाहर की दुनिया अब आगे बढ़ चुकी थी। नए गैंगस्टर आ चुके थे, नई राजनीतिक जमातें बन चुकी थी। 2017 में उसकी बेटी गीता गवली ने भी राजनीति में कदम रखा। उसने अपने पिता की विरासत को सम्मानजनक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसने बस्ती के कामों में ध्यान दिया, समाज सेवा के कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन डैडी की छाया उससे कभी नहीं छूटी। अरुण गवली अब भी जेल में है। कभी कभी उसका नाम किसी पुराने मामले की फाइल में या किसी डॉक्यूमेंट्री में उभर आता है। कहा जाता है जेल की दीवारों के भीतर वह हर शाम वही करता है जो वह बाहर किया करता था, अपने लोगों की खबर लेना, कागज के टुकड़ों पर योजनाएं लिखना और फिर उन्हें चुपचाप फाड़ देना। उसकी जिंदगी अब किसी पुराने फिल्मी किरदार जैसी हो गई है जिसने एक वक्त शहर को अपने नाम से थरथराया, लेकिन अब खुद एक कहानी बन चुका है। कभी बायका की गलियों में जो बच्चे पैदा हुआ था, जिसने गलियों की मशीनों के बीच सपने देखे थे, जिसने दाऊद से टक्कर ली थी, जिसने विधायक बनकर सत्ता की चौखट पार की थी, वह आज जेल की दीवारों के पीछे सन्नाटे में है। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब जेल की घंटी बजती है तो कोई कहता है, डैडी उठ गया। कहानी वहीं लौट कर आती है जहां से शुरू हुई थी, बायका की गलियों में। बस फर्क इतना है कि अब अरुण गवली की आवाज नहीं गूंजती, सिर्फ उसका नाम गूंजता है। एक नाम जो मुंबई की गलियों के इतिहास में हमेशा शाही की तरह दर्ज रहेगा।